राइजिंग भारत समिट में खास मेहमान पहुंची हैं डॉक्टर मृणाली दरसवाल, जो कि उड़ीसा भवन में, दिल्ली के उड़ीसा भवन में वन ऑफ द रेजिडेंट कमिश्नर हैं। मृणाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नीरज जी। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे खास बात यह है कि मीडिया तो ये देखती ही है, जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है और आपने बाहर से भी डिग्रियां लिए, वहां का भी अनुभव प्राप्त किया है। तो कैसे याद करेंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, जो लोग इस वक्त आपको न्यूज 18 इंडिया में देख रहे हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपकी वजह से मुझे सब लोगों से बात करने का ये संयोग प्राप्त हुआ है। पब्लिक हेल्थ में चूंकि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, प्रशासनिक अधिकारी हूँ, तो मेरा पब्लिक हेल्थ का जो काम है वो हमारे प्रोबेशन समय से ही आरंभ हो जाता है, जब हम सब कलेक्टर की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। और उसके बाद कलेक्टर के हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक हेल्थ के हेड रहते हैं और हमारे अंदर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको मैनेज करना और लोगों तक पहुंचाना, इंश्योरेंस स्कीम्स, नई पॉलिसी बनाना, लोगों तक पहुंचाना ताकि सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। तो वो हमारा प्रमुख काम रहा है। उसके बाद मैं दिल्ली सरकार में डेपुटेशन में थी, जहां पर मैं तकरीबन 3.5 वर्ष विशेष सचिव रही हूं स्वास्थ्य की, और उसके साथ मैं कमिश्नर फूड सेफ्टी और ड्रग्स कंट्रोलर भी रही हूं और एड्स कंट्रोल की भी मैं चीफ थी। तो उस तरह से हमने दिल्ली सरकार में 500 अस्पतालों का चार्ज मेरे पास था, उनको एडमिनिस्टर करके सही तरीके से चलाने में। तो मैं कह सकती हूँ कि ग्रास रूट्स से लेकर जो टर्शरी केयर सेंटर के अस्पताल हैं, उनके लिए काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं आईएएस ज्वाइन करने से पहले एक डॉक्टर थी, मेडिकल स्कूल से पास आउट हूँ, और अभी मैंने पिछले वर्ष ही हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से डॉक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिग्री प्राप्त की है, जिसमें मेरा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस फॉर बिहेवियर चेंज इन हेल्थ जो मेरा टॉपिक रहा है। क्योंकि इस तरह की जो पॉलिसी होती है, चाहे अलग अलग सेक्टर्स की पॉलिसी हो, हेल्थ की ही अगर बात करें तो जैसे कोविड के बाद जो हेल्थ सेक्टर है बहुत बदला है, बहुत चैलेंजेस भी है। इसके अलावा आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार ने योजना लागू की, जब आप इन सब योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना होता है जमीन पे, कितना टफ होता है, और एक जो आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे फील करती हैं, जो चैलेंजेज है उसको और हम कैसे सहूलियत के तौर पे बदल सकते हैं, जो लोग अस्पतालों में आते हैं या जो लोग सरकार के करीब आते हैं इस मसले पर। जी, हमारे देश में और हमारे राज्य स्तर में पिछले कुछ वर्षों से आयुष्मान भारत आने के बाद बहुत तीव्र गति से स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो हर तरह से बढ़ी हैं और लोगों तक पहुंची हैं। उड़ीसा में अभी तक आयुष्मान भारत जो है वो योजना लागू नहीं की गई थी, लेकिन मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसी सप्ताह उड़ीसा वासियों के लिए आयुष्मान योजना को कार्यकारी किया जा रहा है और वो भी इस योजना के अंदर लाभार्थी होंगे। आयुष्मान भारत योजना के बारे में मैंने काफी विस्तृत स्टडी की है अपनी पीएचडी के दौरान, और मैं कह सकती हूँ कि ये और हम जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ स्कीम है, जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हर पक्ष को देखकर, जिसे हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बोलते हैं, कि हर तरह के रोगों के चिकित्सा की सुविधा, अधिक से अधिक लोगों तक वो चिकित्सा की सुविधा पहुंचाना, और लोगों की अपनी जेब से स्वास्थ्य के ऊपर कम से कम खर्चा हो, जिसे हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो लोगों का होता था उसको न्यूनतम स्तर पे ले आना। ये बहुत ही तीव्र गति से इस पे काम हुआ तो है। आप जहां जिस प्रदेश से आती हैं वहां गरीबी भी है और एक ऐसा पॉपुलेशन है जो, आपने कहा कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, फ्यूचर प्रोटेक्शन का भी काम करता है। जब आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आप देते हैं, तो आपको लगता है कि उड़ीसा जैसे प्रदेश में, आप कह रहे आयुष्मान का जिक्र कर रही है, तो इसका प्रभाव जो है, चाहे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के तौर पे या हेल्थ प्रोटेक्शन के तौर पे, वहां के लोगों पर बहुत पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, वो धनी में नहीं गिनी जाती। तो कैसे फायदा होगा वहां? देखिए, आयुष्मान भारत में फैमिली फ्लोटर जो प्रोग्राम है, मतलब एक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का जो चिकित्सा है वो फ्री में
उपलब्ध होगी। और उसके बाद जो उड़ीसा की अपनी भी स्कीम है गोपबंधु जन स्वास्थ्य योजना जो हमारी चलती है, उसमें भी सभी प्रकार की चिकित्सा जो है सरकारी अस्पतालों में फ्री दी जाती है। तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। आयुष्मान भारत आने के बाद जो थोड़ा बहुत भी एक्सपेंडिचर होता था, क्योंकि एक मुख्य मुद्दा जो पब्लिक हेल्थ में है या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में है वो क्वालिटी का है कि हम सरकारी अस्पताल बनाते हैं लेकिन उसमें भीड़ इतनी अधिक होती है कि उतने डॉक्टर नहीं रहते हैं इतनी बड़ी जनसंख्या को देखने के लिए। तो वो भीड़ की वजह से थोड़ा क्वालिटी ऑफ सर्विस की डॉक्टर जो है वो जो मरीज के साथ कितना समय व्यतीत करेंगे वो कम होता है। तो इसीलिए लोग उस क्वालिटी ऑफ केयर पाने के लिए प्राइवेट की ओर रुख करते हैं और उस तरफ जो है वो अधिक व्यय जो होता है उनकी पॉकेट से होता है। तो आयुष्मान आने के बाद जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो गांव-गांव में खोले जा रहे हैं, पंचायत में खोले जा रहे हैं, उससे क्या है कि जो स्वास्थ्य की सुविधा है वो लोगों के द्वार तक पहुंची है और उनको प्राइवेट सेक्टर की ओर ज्यादा नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम बहुत जागृत है कि हमें डॉक्टर की सुविधा या टेलीमेडिसिन की सुविधा हमें गांव-गांव तक पहुंचानी है ताकि छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी लोगों को शहर की ओर ना भागना। यानी हेल्थ प्रोटेक्शन के साथ साथ कह सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन भी इसके जरिए होगा। जी जी बिल्कुल। और एक अभी आपने इन्वेस्टमेंट का जो जिक्र कर रहे थे, अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हुआ उड़ीसा में, मैं भी वहां मौजूद था, तो हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है? जी हाँ, मेडिकल डिवाइसेस में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मेडिकल कॉलेजेस एस्टेब्लिश करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मेडिकल एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो हम इसी जो पिछले 2 दिन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली में थे इन्वेस्टर समिट के लिए, उसमें हेल्थ केयर में भी काफी इन्वेस्टमेंट को हमने अट्रैक्ट किया है। जी अट्रैक्ट किया। तो आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं पब्लिक हेल्थ की, कोविड के बाद जी जो चैलेंजेस हैं वो मेडिकल तौर पे भी और उसके चैलेंजेस जो अस्पतालों में या डॉक्टर पर, उसे कैसे देख रहे हैं और खासकर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कैसे देखती हैं? एक डॉक्टर और एक एडमिनिस्ट्रेटर दोनों। जी, कोविड जैसी महामारी जो है वो फॉर्चुनेटली एक रेयर इवेंट होता है। जैसे 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और उसके बाद अब हमने कोविड को देखा 2022 में। तो हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत शीघ्र इस तरह की बड़ी महामारी हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसका एक लाभ जो मैं कहती हूँ वो जो जागरूकता है लोगों की, और सरकार उनके लिए काम करने के लिए, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री कितने उद्यत हैं कि वो एक एक नागरिक के, भारत के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और उन तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए तत्पर है। ये जागरूकता बहुत बड़ी है और हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी मैपिंग हो गई कोविड में। जहां कमी थी, चूंकि एक अकस्मात ये घटना थी तो एक डिजास्टर की तरह से जो रिस्पांस हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है वो तो परमानेंट है। तो वो हमें फायदा भी हुआ है और लोगों में जागरूकता भी बहुत बड़ी है। और इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक बड़ी है। आप आई यहाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइजिंग भारत सम्मेलन के बारे में अंतिम सवाल कहूंगा, संक्षेप में जवाब भी। आपने देखा, कैसा लगा सम्मेलन हमारा? जी, ये सम्मेलन तो बहुत बड़े स्तर पे किया गया है। जो भारत में हम जो आगे जा रहे हैं और बहुत तीव्र गति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लीडरशिप में जो हम आगे जा रहे हैं, ऐसे सम्मेलन जो हैं पूरे विश्व में ये बात पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और ये बात पहुंचाने का अवसर देते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभर रहा है और बहुत जल्दी हम लोग जो हमारा स्वप्न है विश्व गुरु बनने का, वो हम पूरा करेंगे। मैम, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मृणाली दरसवाल, जो कि रेजिडेंट कमिश्नर हैं उड़ीसा भवन में, वन ऑफ द रेजिडेंट कमिश्नर हैं। लेकिन जिस तरह से पब्लिक हेल्थ के बारे में इन्होंने जानकारी दी, वो अपने आप में भारत के हेल्थ सेक्टर के बारे में भी बताता है और आने वाले वक्त में उड़ीसा में क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में भी इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।